नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 17 है जिसमें हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं कि नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने पर कितने प्रतिशत छूट मिलेगा। तो कितने प्रतिशत? 25% की छूट मिलेगी। देखिए, नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25% तक छूट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 132 है, नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल वाहन खरीदने पर कितने प्रतिशत तक छूट दिया जा सकता है। तो कितने प्रतिशत तक? 15% तक। देखिए, नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल वाहन खरीदने पर 15% तक छूट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है? डीजल वाहनों के लिए नवीन स्क्रैप पॉलिसी 2023 के तहत कितने सालों के बाद हटाया जा सकता है। तो 10 वर्ष के बाद। इसमें बात डीजल वाहनों की चली है कि डीजल वाहनों के लिए नवीन स्क्रैप पॉलिसी 2023 के तहत कितने सालों के बाद हटाया जा सकता है। तो 10 वर्षों के बाद जो है उन्हें हटाया जा सकता है, उन्हें कबाड़ खाने में भेजा जा सकता है। वैसे जो स्क्रैप पॉलिसी आई है हमारी, तो उसमें बात हुई है 15 से 20 वर्ष, यानी 15 से 20 वर्ष का समय है जो आप अपना वाहन अपने पास रख सकते हो। पर अगर आपके पास डीजल वाहन है तो वो 10 साल के बाद भी अगर वो पास नहीं हो पाता कुछ मानकों में, तो उसे भी कबाड़े की तरफ भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है? 134, वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा पहली बार कब किया गया था। तो पहली बार कब किया गया था? वर्ष 2020-23 में। देखिए, वाहन स्क्रैप नीति से जो भी क्वेश्चन बनने होंगे वो क्वेश्चन हमने रखे हैं यहाँ पर। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहे हो तो भाई इसे चीज़ों को लिखते हुए चलें। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा ना वाहन स्क्रैप नीति से, और उम्मीद तो है कि वो बनना चाहिए क्वेश्चन, तो आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा, वाहन स्क्रैप नीति 2023 कब से लागू हुआ है। यानी ये जो इस समय चल रही है वाहन स्क्रैप नीति 2023, ये कब से लागू है। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से लागू है। 1 अप्रैल 2023 से। आपको पता होगा वैसे भी फाइनेंशियल ईयर जो लगता है वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। फाइनेंशियल ईयर की बात अगर करें हम तो उसी आधार पर वाहन स्क्रैप नीति को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ बढ़ते हैं। वाहन स्क्रैप नीति 2023 के अनुसार वाहन फिटनेस परीक्षण के नियम कब घोषित किए गए। तो कब किए गए? 21 अक्टूबर 2021 को किए गए। आप बड़े आराम से याद कर सकते हो, 21 अक्टूबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 का उद्देश्य क्या है। जो वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 है इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये जो नीति है ये क्यों लाई गई है और क्यों लागू की गई है। तो अनफिट वाहनों का पता लगाना, ये बिल्कुल सही है कि अनफिट वाहनों का इससे पता लगाया जाएगा। रिसाइकिल करना, बिल्कुल रिसाइकलिंग होगी इससे। रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि जो वाहन पुराना हो चुका है उसको कबाड़े में ले जाया जाएगा, उसके जो पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं या जो अभी काम के हैं, उन्हें दूसरे वाहनों में यूज़ किया जाएगा। वाहनों से पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण समाप्त करना, ये भी सही है। तो सही आंसर इसका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा दोस्तों, यानी ये जो तीनों विकल्प हैं हमारे सही विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है हमारा? 138वां क्वेश्चन है कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, अभी जो स्क्रैप नीति चल रही है इसके फ़ायदे पे अगर हम चर्चा करें तो पुराने वाहन स्क्रैप कर दिए जाने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी। तो भाई मांग बढ़ेगी क्योंकि जो वाहन, अगर आपके पास आज के समय में कोई वाहन है
और वो वाहन आपका 15-20 वर्ष पुराना हो चुका है और आपने जो है वो स्क्रैप पॉलिसी के तहत वो रिटायर हो चुका है, यानी कबाड़खाने में जा चुका है, तो अब आपको नए वाहन की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो नए वाहन की मांग बढ़ेगी, तो पहला विकल्प भी सही हो जाएगा। नए वाहन पुराने वाहनों से ज़्यादा सुरक्षित होंगे, तो हर कोई जानता है कि नई चीज़ ज़्यादा सुरक्षित होती है पुरानी चीज़ से, तो नए वाहन भी ज़्यादा सुरक्षित होंगे पुराने वाहनों से। अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने से हवा में शुद्धता की मात्रा बढ़ेगी। अनफिट वाहनों को जब हम स्क्रैप करेंगे तो क्योंकि वो प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, जब एक समय हो जाता है वाहनों को चलते चलते तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आने लग जाती हैं, या फिर एक प्रकार से कहें तो प्रदूषण ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं वो। जब हम उन्हें स्क्रैप कर देंगे तो उससे नए वाहन आएंगे, नए वाहन प्रदूषण जो है वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रदूषण नहीं करेंगे, पर उनसे कम करेंगे। तो इसके भी जो है ये विकल्प तीनों सही हैं, ए बी सी, तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाए तो वाहन निर्माताओं को नए वाहन की खरीद पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो 5% की छूट दी जाती है। अगर हम डिपॉजिट सर्टिफिकेट दें तो वाहन निर्माताओं को नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट देने की सलाह दी गई है। जो क्वेश्चन फैक्ट में है भाई उन्हें तो आप लिख लो, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, पुराने वाहन को रखने के नुकसान क्या हैं? तो 15 वर्ष पुराने वाहनों को रखना महंगा साबित होगा। तो महंगा क्या, टूट फूट होती रहती है, तो वो भी सही कराना है तो उन्हें रखना महंगा साबित होगा। और दूसरे कारण क्या है इसके, और हम कारण देखते हैं। देखिए राज्य सरकारें जो है रोड टैक्स के साथ साथ ग्रीन टैक्स भी लगाएंगी। रोड टैक्स तो आपको नए वाहन पर भी देना पड़ता है, पर नए वाहन पर ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ता, और पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा अगर 15 वर्ष से पुराना वाहन है आपका। वाहन मालिक को ग्रीन टैक्स चुकाना होगा, अगर सरकारें ग्रीन टैक्स लगाएंगी तो आपको जो टैक्स है वो चुकाना होगा। तो विकल्प ये भी सही है हमारे तीनों, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है हमारा दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 141, उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर सरकार द्वारा कितनी छूट दी जाती है? तो 50% की छूट दी जाती है। उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50% की छूट दी जाती है। जितने भी अभी तक छूट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप एक पेपर पर लिख लो, आपको याद करने में आसानी रहेगी, अन्यथा आपको जो है कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 142 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने वाहनों पर कितना प्रतिशत सरकार द्वारा छूट दिया जाता है? तो 75%। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने वाहनों पर 75% तक सरकार द्वारा छूट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है, उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा सहायता रूप में कितना धन उपलब्ध कराया जा रहा है? तो 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत है वो केंद्र सरकार द्वारा सहायता रूप में 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्क्रैप पॉलिसी जो लागू करने वाला देश का पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, नई स्क्रैप पॉलिसी उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? जो नई स्क्रैप पॉलिसी है वो अपने उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 146,
इस नई स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रैप सर्टिफिकेट कितने वर्ष तक के लिए मान्य होगा? तो 2 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देखते हैं। नई स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत स्क्रैप सर्टिफिकेट 2 वर्ष तक मान्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त नए वाहन खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइम पर 5% तक डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ हम बढ़ते हैं। 147वां क्वेश्चन, राज्य की इस योजना के तहत कितने माइलस्टोन हासिल करना होगा? तो 2 माइलस्टोन हासिल करना होगा। देखिए, राज्य की इस योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान के पात्र बनने के लिए माइलस्टोन 1 और माइलस्टोन 2 हासिल करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, प्रत्येक माइलस्टोन प्राप्त करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे राज्य सरकार को कितने रुपए का भुगतान करेगा? तो 300 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो सरकार को कितना जीएसटी आएगा? करीब 40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी आएगा। जब लोग जो है अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो उससे सरकार को बेनिफिट होगा। जीएसटी के रूप में लगभग 40,000 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है अपना, नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों के ई वेस्ट का मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा? ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से संबंधित होता है। देखिए, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होंगे। अगर स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें पुराने वाहनों के ई वेस्ट पर, तो मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो ज़रूर गिरेगा। तो तंत्रिका तंत्र हो, संबंधी रोग हो, ज़रूर ये उत्पन्न होने वाले हैं। जेनेटिक व्याधि, ये भी आपका सही है कि ये भी समस्या बनेगी। और श्वास संबंधी व्याधि यानी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उपयुक्त तो सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देखें। देखिए, नवीन स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत कटिंग के पश्चात ई कचरे में सीसा, जिसे लेड कहते हैं, पारा, कैडमियम, कैडमियम बहुत खतरनाक होती है। कैडमियम की छड़ आपने सुना होगा, जो बिजली बनाने में भी बहुत यूज़ होती है। और ये बहुत ही खतरनाक छड़ होती है, यानी जब इसको जलाया जाता है तो ये जलने में बहुत समय लेती है। लिथियम, बेरियम आदि जैसे जैव संचयी विषाक्त पदार्थ से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। देखिए, कैडमियम एक ऐसी छड़ होती है, जब उसे जलाते हैं तो सबसे पहले आपके गले पर अटैक करती है, यानी सांस लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से ये जो भी विषाक्त पदार्थ हैं ये निकलते हैं और ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे या ई वेस्ट का कारण है? तो लेड, सीसा है, कैडमियम भी है, बोरिलियम भी है। ये हमने अभी पढ़े हैं, लास्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी ये जो ई कचरे में लेड, कैडमियम, बेरिलियम आदि जैव घटक तत्व ई कचरे में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 152वां। 152वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं अपना, तो 152वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई कचरा का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का प्रकार है? सिक्योर्ड लैंड फिलिंग, और जो भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, पुनःचक्रण या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी अगर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, अगर आप चाहते हो कि इसका सुरक्षित उपचार किया जाए ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो सिक्योर्ड लैंड फिलिंग यानी एक ऐसी जगह पे रखो उसको जो लोगों को प्रभावित ना कर सके। भस्मीकरण करो उसका, पुनःचक्रण में लेके आओ, यानी पुनःचक्रण का मतलब वही रिसाइकलिंग हो गई। क्या चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें दोबारा से बनाने की कोशिश करो। तो ये आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और भी अगर देखते हैं हम, देखिए, सुरक्षित विधि से भूमि में दबाना, इसको सिक्योर्ड लैंड फिलिंग कहते हैं। भस्मीकरण हो गया और पुनःचक्रण हो गया। एसिड के द्वारा मेटल की रिकवरी
और रीयूज़ का मतलब वही है दोबारा से यूज़, अगर करने लायक है तो आप दोबारा यूज़ करो उस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता? तो भाई हमने मरकरी पढ़ा है, कैडमियम भी पढ़ा है, लेड भी पढ़ा है, ये विषाक्त होते हैं, बेरिलियम भी पढ़ा है, और तो नियोन नहीं पढ़ा हमने। देखिए नियोन जो है वो विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है, और ई वेस्ट में जो पाए जाते हैं वो लेड है, कैडमियम है, बेरिलियम है, लेड ऑक्साइड आदि विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, ई वेस्ट का क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसका क्या मतलब होता है? तो मैंने आपको बताया था यार, ई वेस्ट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपने ईमेल का पढ़ा होगा कंप्यूटर में, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं? तो फेफड़े का कैंसर, ब्रेन संबंधी बीमारी, डीएनए की क्षति, उपयुक्त सभी। तो डीएनए की क्षति है। जो ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं? डीएनए की क्षति। और जब डीएनए की क्षति होती है तो आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उन पर सीधे तौर पर जो है प्रभाव पड़ने वाला है। और फेफड़ों का कैंसर भी इसमें हो सकता है, ब्रेन संबंधी बीमारी। भाई अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, तो इसमें ऑप्शन बी दे रखा है, पर इसमें उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि फेफड़े के कैंसर है। फेफड़े के कैंसर कब होंगे? जब सांस लेने में दिक्कत होगी। ब्रेन संबंधी बीमारी, क्योंकि डीएनए में क्षति हो सकती है, तो इसका मतलब आपको कुछ भी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ई वेस्ट में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ एवं मानव पर पड़ने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं? फेफड़े का कैंसर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर फेफड़े का कैंसर, डीएनए की क्षति ये भी दे रखा, ब्रेन ट्यूमर को कहते हैं, मतलब ब्रेन संबंधी बीमारी हो जाती है, या और भी जो भी दिमाग से संबंधी बीमारियां हैं वो ब्रेन ट्यूमर में आ जाती हैं। ब्रेन कैंसर हो गया, ये सारी जो बीमारियां होती हैं, तो ये जो है ई वेस्ट से ही होती हैं बीमारियां सारी। ई वेस्ट का मतलब आपको पता होगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करता है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका चाइना हो जाएगा। देखिए विश्व में लगभग 200 से 500 लाख मैट्रिक टन ई वेस्ट जनित होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान चाइना का है, यानी चीन का है। क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पर कितनी सारी कंपनियां हैं, और जब कोई देश तरक्की करता है, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बढ़ता है, टेक्नोलॉजी में जाता है, तो ई वेस्ट वहाँ डेफिनेटली तौर पे होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि चाइना में होने वाला है, क्योंकि चाइना आज के समय में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है ई वेस्ट में वो भी चीन का ही है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ये जो ई वेस्ट सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया भी था कि ये सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है। डीजल इंजन से कौन विषाक्त गैस उत्सर्जित होती है? तो डीजल इंजन जो होता है उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका और भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं पहले तो। देखिए डीजल इंजन से निकला धुआं गैस से वाष्पीकरण, तरल एयरोसोल्स और पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एल्डिहाइड, सल्फर ऑक्साइड। तो यानी धुआं गैस, वाष्पीकरण, नाइट्रोजन, उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्नलिखित देशों में से सर्वाधिक ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश भारत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश भारत है, राइट।
क्योंकि भारत से और उत्तर प्रदेश से संबंधित आपसे जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आपको याद करने कहीं पर भी कहीं टॉप पर है, या फिर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, और अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत कहीं टॉप पर है तो उसको भी याद करना है। 159वां क्वेश्चन, ब्लैक कार्बन का मापन किस उपकरण के सहायता से की जाती है? तो एथेलोमीटर। देखिए ब्लैक कार्बन का जो मापन है वो एथेलोमीटर के सहायता से की जाती है। एथेलोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो हवा में घुले हुए ब्लैक कार्बन के कणों को एक फिल्टर के माध्यम से गुजारकर ऑप्टिकल फाइबर पद्धति का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है अपना, सर्वाधिक SO2 उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक कौन सा करता है भाई? मैक्सिको करने वाला देश है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप लिख लेना। सर्वाधिक SO2 उत्सर्जन करने वाला देश मैक्सिको है। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास किस तरीके की लगी। धन्यवाद।